विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यार, धोखा, साजिश और रिश्ते। सतनाम करता पुरख निरपार निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। अध्याय 3, शादी और साजिश। सभी के मना करने के बावजूद देवजीत ने रूपाली कौर से शादी करने की ठान ली थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा है। यह कोई साधारण शादी नहीं थी, यह तो मानो अपनी ही बर्बादी की पटकथा लिखने जैसा था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली दिखती है। कुछ ऐसा ही हाल था देवजीत सिंह मलिक का। उसने न कभी रूपाली के अतीत को परखा, न ही उसके परिवार के बारे में कोई छानबीन की। बस उस पर जैसे कोई मोहपाश सा बंध गया था। शादी की तारीख मात्र 15 दिन बाद की रखी गई और वो भी रूपाली के परिवार की ओर से प्रस्तावित। कहा गया कि 4 फरवरी के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और देवजीत ने न तो कुंडली मिलाई न किसी ज्ञानी से राय ली, बस हां कर दी बिना कुछ सोचे समझे। और फिर वो दिन भी आ गया, रोका की एक शांत सुबह। सूरज की पहली किरणों के साथ देवजीत का परिवार रूपाली के घर पहुंचा। मुस्कुराहटें मिलीं, नजरें झुकीं, कुछ मीठे बोल बोले गए और मिठाइयां बांटी गईं। शब्द कम थे पर दिलों ने कहा, हम तैयार हैं इस सफर के लिए। रोका के बाद तो मानो समय को पंख लग गए थे। दिन, तारीखें, रस्में सब एक दूसरे से आगे निकलने को बेताब थीं। अभी कल ही की बात लगती थी जब पहली बार दोनों परिवार मिले थे और आज रिश्तों की पहली मुहर लगाई जाने वाली थी। कुरमाई रिश्ते की पहली मुहर गुरुद्वारे के शांत वातावरण में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने जब देवजीत ने श्रद्धा से सिर झुकाया तो मानो उसने अपने भविष्य को गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। रूपाली के पिता ने उसे एक कड़ा, एक कृपान और एक गुटका साहिब भेंट किया। ये तोहफे नहीं थे, ये प्रतीक थे विश्वास, जिम्मेदारी और एक सिख के तौर पर धर्म के साथ बंधे रिश्ते के। बिना बोले ही एक वाक्य हवा में तैर गया, मैं तुझे अपना मानता हूं, वाहेगुरु की गवाही में। चुन्नी चढ़ाना, उसका सम्मान, उसका श्रृंगार रूपाली की गोरी हथेलियों पर जब देवजीत की चाची ने लाल चुन्नी ओढ़ाई तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, वह एक घोषणा थी कि अब ये बेटी हमारी है। वो चुन्नी जो माथे को छू रही थी, उसमें मां का अपनापन, पिता की शांति और गुरु की कृपा समाई थी। मेहंदी और संगीत, जब हाथों पर लिखी गई मोहब्बत, मेहंदी की उस शाम रूपाली के हाथों में जैसे हर लकीर देवजीत का नाम उकेर रही थी। ढोल की थापों पर बोलियां गूंज रही थीं और रिश्तेदार झूमते हुए अपनी खुशियां लुटा रहे थे। देवजीत बस देखता रहा, अपनी दुल्हन को जो हर गीत की धुन बन चुकी थी। माया और हल्दी, पीली चमक में छिपा आशीर्वाद, घर के उसी आंगन में जहां कभी रूपाली छोटी सी छोटी में दौड़ती थी, आज वो नववधू बनकर बैठी थी। हल्दी की सुगंध में सजी रूपाली के चेहरे पर भविष्य की एक झलक थी, सजीव, सुंदर और सजीली। उधर देवजीत के चेहरे पर भी हल्दी की पीलाहट थी, पर आंखों में थी श्रद्धा और दिल में था वाहेगुरु का सच्चा शुक्र। बारात और मिलनी जब दो कुल मिले नीले रंग की पगड़ी में सजे देवजीत की बारात जब गुरुद्वारे पहुंची तो ढोल, बाजे और झूमते रिश्तेदारों ने जश्न की रोशनी भर दी। गुरुद्वारे के प्रांगण में हुई मिलनी, जहां दो परिवार, दो संस्कृतियां अब एक दूसरे के गले लग चुकी थीं। आनंद कारज, 4 फेरों में बंधा रूहानी बंधन। गुरुद्वारे के पवित्र दरबार में जब रूपाली ने पहला फेरा लिया तो जैसे खुद वाहेगुरु ने उन दोनों को अपने आशीर्वाद में समेट लिया। 4 लावा, 4 वचन, 1।
परमात्मा के साथ आत्मिक मिलन, दूसरा मोह और भ्रम से मुक्ति, तीसरी सेवा और भक्ति में समर्पित जीवन, चौथा एकत्व, सच्चा प्रेम और परिपूर्णता। जब चौथा फेरा पूरा हुआ तो ये केवल दो लोग नहीं थे, ये दो आत्माएं थीं जो एक हो चुकी थीं। अंत में अरदास के साथ वाहे गुरु ने भी इस प्रेम कथा पर अपनी मुहर लगा दी। रूपाली की शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। गुरुद्वारे में आनंद कारज के बाद अरदास हो चुकी थी, लवां पूरी हो गई थीं और अब बारी थी उस सबसे भावुक क्षण की, विदाई की। जैसे ही घड़ी ने शाम के 4 बजाए, रूपाली के घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। जहां अभी कुछ घंटे पहले ढोल नगाड़ों की गूंज थी, अब वहां सिर्फ सिसकियां थीं। मां ने अपनी बेटी को गले लगाया और वो गले ऐसा था जिसमें सालों की परवरिश, ममता और जुदाई का दर्द सब सिमट आए थे। जितनी जल्दी बड़ी हो गई तू, उतनी ही जल्दी पराई भी हो गई। मां की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पिता चुपचाप कोने में खड़े थे। उनकी आंखों में भीगते हुए गर्व और खालीपन की तस्वीर थी। एक बाप अपनी लाडली को दूजे घर सौंप रहा था। भाई ने रूपाली का हाथ पकड़ा, जैसे कह रहा हो, दीदी तू जा रही है, पर तेरा कमरा, तेरी मुस्कान, तेरी खुशबू हमेशा यहीं रहेगी। रूपाली लाल जोड़े में सजी, आंखों में आंसू और होठों पर हल्की सी मुस्कान ली। अपने घर की दहलीज को आखिरी बार देखती है और फिर धीरे धीरे वो चल पड़ती है अपने पति देवजीत के साथ एक नई दुनिया की ओर। कार तक पहुंचते पहुंचते उसकी सहेलियां, मामा मामी, चाचा चाची सभी ने उसे गले लगाया। किसी ने चुन्नी ठीक की, किसी ने पल्ला थाम लिया, मानो सब उसे थाम कर एक आखिरी बार रोक लेना चाहते हो। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, रूपाली ने एक आखिरी बार खिड़की से झांका। मां की भीगी मुस्कान, पिता की थरथराती आंखें और भाई का उठता हाथ, ये सब अब उसकी यादों की सबसे अनमोल तस्वीरें बन चुकी थीं। विदाई के उस क्षण ने एक लड़की को बेटी से बहू, बहन से पत्नी और घर की रौनक से किसी और घर की शान बना दिया। विदाई की भीगी पलों के साथ ही देवजीत, रूपाली और उनके परिवार के सदस्य एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। एक गहरी सांस, एक अंतिम नजर मायके की ओर, और फिर अगली उड़ान से सब अमृतसर लौट आए। अमृतसर में जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकी, दरवाजे पर सजावट की झालरें लटक रही थीं। फूलों की महक, गुलाब की पंखुड़ियां और ढोलक की धीमी थाप ने एक नया एहसास जगा दिया। दुल्हन के स्वागत की सारी तैयारियां पहले से हो चुकी थीं। दरवाजे पर देवजीत के सबसे करीबी दोस्त दलजीत और बाकी दोस्त खड़े थे, मुस्कुराते हुए कुछ शरारती से अंदाज में। गृह प्रवेश की रस्में शुरू हुईं। रूपाली के सिर पर एक सजी हुई थाली से आरती उतारी गई, जिसमें दीपक जल रहा था और साथ ही धीरे धीरे मंत्रोच्चार किया जा रहा था। देवजीत की चाची ने धीरे से कहा, बेटी, आज से ये घर तेरा है। जो कदम तू रखेगी, उसी से रोशनी और बरकत आएगी। इसके बाद रूपाली के पैर के नीचे हल्दी में रंगा हुआ दूध से भरा पीतल का कलश रखा गया, जिसे पैर से हल्का सा ठोकर मारकर आगे बढ़ाया गया। हर कदम पर वह गुलाल और चावल से बनी रंगोली पर चलती गई। पीछे उसके गीले पैरों के निशान बनते गए। यह उसकी मौजूदगी और आशीर्वाद की छाप मानी जाती है। फिर एक छोटी सी रस्म हुई, दूध छिड़ा। घर की औरतों ने मिलकर रूपाली को दूध और गुड़ से बनी मिठाई खिलाई और कुछ शरारती गीत गाते हुए उसे घर में शामिल किया। बाद में रूपाली और देवजीत को घर के मंदिर के सामने बैठाकर एक छोटी सी शुक्रिया अरदास की गई। हे वाहेगुरु, इस नए रिश्ते को अपने आशीर्वाद से सजाना। इन दोनों के जीवन में प्यार, समझदारी और खुशियां बनी रहें। और उसी क्षण रूपाली ने पहली बार ससुराल के आंगन में अपने असली घर का सुकून महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू केवल विदाई के नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत के थे। जैसे ही रूपाली ने गृह प्रवेश की रस्म पूरी की, घर में एक सुखद सन्नाटा और हल्की सी मिठास फैल गई। देवजीत की चाची ने उसे दूध में शक्कर घोलकर पिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही मीठी रहे बेटा। रूपाली ने दोनों हाथों से वह गिलास पकड़ा और धीमे धीमे पीते हुए आसपास बैठे सभी बुजुर्गों और रिश्तेदारों की आंखों में
एक अलग अपनापन महसूस किया। यह उसका नया संसार था और उसकी शुरुआत इतनी सौम्य और मधुर थी कि दिल अपने आप ही हल्का हो गया। थोड़ी देर बाद घर के आंगन में बैठने की व्यवस्था की गई। माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए कुछ पारंपरिक खेल शुरू हुए। सबसे पहले छलनी से चेहरा देखने की रस्म हुई, जहां रूपाली और देवजीत ने एक दूसरे को छन्नी से देखा। एक दूसरे की आंखों में वो पहली झलक जो अब हर रोज के जीवन का हिस्सा बनने वाली थी, बस एक पल के लिए थम सी गई। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिए और सभी ने तालियां बजाईं। फिर आया वह मजेदार खेल, छल्ला ढूंढने का। गुलाब जल से भरे बड़े बर्तन में अंगूठी डाली गई और दोनों को उसे ढूंढना था। सबके सामने रखा गया शर्त, जो पहले ढूंढेगा वही इस रिश्ते में हावी रहेगा। आवाजें आईं, चलो भाभी दिखाओ कमाल। रूपाली हंसी रोक नहीं पाई और देवजीत की नजरों में वो उसी पल फिर से पहली बार प्यार कर बैठा। थोड़ी देर की हंसी मजाक के बाद रूपाली ने अंगूठी ढूंढ निकाली और घर में एक बार फिर तालियों की गूंज गूंज उठी। और फिर शुरू हुई सबसे प्यारी और चुलबुली रस्म, ननद और भाभी की नोकझोंक। देवजीत की छोटी बहन सरबजीत, जो शुरू से ही शरारती थी, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अब बिना शगुन के भैया का नाम मत लेना। रूपाली ने चौंकते हुए पूछा, अच्छा, तो अब हर बार भैया ही कहना पड़ेगा? जी हाँ। सरबजीत ने आंखों में शरारत भरकर जवाब दिया। रूपाली मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन शगुन में सिर्फ पैसे नहीं, प्यार भी दूंगी। बाद में सभी बहनों और कजिन्स ने भाभी से शगुन लिया और घर में मिठाइयों और हंसी के साथ वह रस्म भी पूरी हुई। सब कुछ जैसे किसी फिल्म का हिस्सा लग रहा था, बस कैमरे की कमी थी। अगली सुबह घर की रसोई से हल्की सी मीठी खुशबू आने लगी। रूपाली को पहली रसोई की रस्म निभानी थी। उसने खीर बनाई अपने हाथों से। जब सबने साथ बैठकर खाई तो किसी ने कहा, बहू के हाथ में तो सच में स्वाद है। रूपाली के गाल शर्म से गुलाबी हो गए और देवजीत ने हल्के से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, अब ये घर पूरा हुआ। दोपहर में रिश्तेदारों ने मुंह दिखाई की रस्म निभाई। बारी बारी से दादी, ताई, बुआ, मामी सबने रूपाली को शगुन और आशीर्वाद दिया। रूपाली ने सबके पांव छुए और वो प्यार जो शायद शब्दों से नहीं मिल सकता था, इन स्पर्शों से महसूस हो रहा था। शादी के एक दिन बाद घर में तैयारियां फिर से होने लगीं। यह मुकलावा की रस्म थी। रूपाली को मायके भेजा गया, ढेर सारे गिफ्ट्स और आशीर्वादों के साथ। और शाम तक देवजीत सज धज कर फिर से अपनी दुल्हन को लेने गया। इस बार थोड़ा कम संकोच, थोड़ी ज्यादा पहचान और बहुत गहराता प्यार था दोनों के बीच। और फिर अगली सुबह जब सब थोड़ा थम चुके थे, देवजीत और रूपाली साथ में गुरुद्वारे पहुंचे। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाया और अरदास की, हे वाहे गुरु, जिस प्रेम को तूने जोड़ा है उसे हर रोज नया अर्थ देना। हम तेरे ही बनाए हुए हैं और अब साथ में तेरी रजा में चलें। और अब साथ में तेरी रजा में चलें। उनकी आंखों में फिर वही सच्चा विश्वास था और उस गुरुद्वारे में बैठकर पहली बार दोनों ने एक दूसरे की कहानी को साथ साथ कहना शुरू किया। वहां से शुरू हुई एक नई दास्तान, दो आत्माओं की, एक विश्वास की और उस रिश्ते की जिसमें मिठास, शरारतें, जिम्मेदारियां और दुआएं सब कुछ था। देवजीत को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो मिठास अभी तक उसके चारों ओर फैली हुई थी वह जल्द ही कड़वाहट में बदलने वाली है। शादी की धूमधाम, मेहमानों की चहल पहल और रस्मों की आपाधापी के बाद देर रात का वक्त था। घर में अब सन्नाटा था और बाकी सभी थककर सो चुके थे। बस देवजीत और रूपाली अपने कमरे में एकांत में बैठे थे। कमरे की हल्की पीली रोशनी में दोनों के चेहरे थके हुए जरूर थे, पर आंखों में नींद नहीं थी, बस बातें करने की चाह थी। वे दोनों धीरे धीरे अपने अपने दिल की बातें कर रहे थे। शुरू शुरू में सब कुछ सहज था, हंसी, यादें, थोड़ा संकोच, लेकिन फिर रूपाली ने कुछ ऐसा कह दिया जो देवजीत के दिल को चुभ गया। रूपाली ने बड़ी सहजता से कहा, मेरा मन तो हमेशा इंदौर में ही रहेगा। यहाँ सिर्फ मेरा शरीर आया है, मैंने वहां कुछ छोड़ा है, मेरा दिल। देवजीत ठहर गया। उसने ध्यान से देखा रूपाली की ओर।
उसके चेहरे पर कुछ टूटे से भाव थे, जैसे किसी गहरे दर्द को छुपा रही हो। उसकी आंखों में कोई अधूरी कहानी थी, बिछड़ने की पीड़ा साफ झलक रही थी। देवजीत ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, रूपा, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? या फिर कोई और बात है जो मेरे समझने से बाहर है? फिर थोड़ा रुककर उसने अपनी भावनाएं जाहिर की। मैंने आपसे सिर्फ आपके शरीर से नहीं, आपके दिल और आत्मा से भी विवाह किया है। मुझे यह जानना जरूरी है, आपने जो कहा उसका सही मतलब क्या है? क्या आप खुलकर बता सकती हैं? कमरे की हवा एकदम भारी हो गई थी। बाहर अमृतसर की रात ठंडी थी, लेकिन अंदर एक ऐसी बात ने जन्म लिया था जो भविष्य की गर्म सांसों को जन्म दे सकती थी। अब बारी रूपाली की थी अपने अतीत को खोलने की और देवजीत के प्यार के सामने खुद को पूरी तरह उजागर करने की। रूपाली ने बात का रुख अचानक मोड़ते हुए पूछा, अच्छा, तुम्हारा जो पहला प्यार था, यानी कि प्रभनूर, वो कैसी दिखती थी और अब कहाँ है? देवजीत एक पल को ठहर गया। यह वही बात थी जिसे वह सबसे ज्यादा छुपाना चाहता था, ताकि पति पत्नी के बीच कोई गलतफहमी ना आए। लेकिन अब रूपाली उसी दबी हुई बात की परतें खोलने की कोशिश कर रही थी। देवजीत ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है जो आपको दिखा सकूं। वो एक साधारण लड़की थी, बहुत हंसमुख, हमेशा खुश रहने वाली और समझदार भी। अब कैसी दिखती है ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि वो कर्नाटका में रहती है। उसकी शादी काफी पहले हो चुकी है, शायद अब उसके बच्चे भी हों, लेकिन मुझे यकीन है जहां भी होगी खुश ही होगी। देवजीत के चेहरे पर यह कहते हुए एक सुकून सी मुस्कान थी, लेकिन उसने तुरंत बात पलटते हुए फिर पूछा, पर आपने अब से कुछ देर पहले जो कहा कि आपका दिल इंदौर में रह गया, उसका मतलब क्या था? क्या आप बताना चाहेंगी? रूपाली ने बड़ी चतुराई से सवाल को फिर उसी पर मोड़ते हुए तंज कसा, मतलब ये कि अब भी तुम्हारे दिल में प्रभनूर के लिए प्यार है। अगर इतना ही था तो मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेते, तुम दोनों ही खुश रहते। मेरी खुशियों पर आग लगाने की क्या जरूरत थी? रूपाली की ये बात सुनकर देवजीत कुछ पल के लिए बस उसकी ओर गंभीरता से देखता रहा। मन ही मन सोचा, कितनी चालाकी से बात का सारा दोष मुझ पर डाल रही है। मैं कुछ पूछूं और जवाब देने की बजाय उल्टा मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दे रही है। वह ठंडे स्वर में बोला, ठीक है, मान लेता हूं कि गलती मेरी ही थी, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आप अपनी उस बात का मतलब नहीं बताएंगी तो मैं कुछ भी सोच सकता हूं, और अगर मैंने कुछ और समझ लिया तो मत कहना कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। देखिए रूपा जी, हमारे बीच ऐसी कोई बात अब न हो जिससे किसी को गलतफहमी हो। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज यही होती है, गलतफहमी। अगर आप चाहें तो अपनी बात साफ कह सकती हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है तो मत कहिए। लेकिन रूपाली ने बिना उसकी बात का जवाब दिए कहा, मैं सोने जा रही हूं। अब आपकी बेकार की बातों से चिढ़ होने लगी है। जो सोचना है सोचिए। इतना कहकर वह करवट लेकर सो गई। देवजीत वहीं बैठा रहा, चुप, अकेला और उलझनों में डूबा हुआ। मन ही मन सोच रहा था, कैसी बेरुखी है। क्या मेरी पत्नी ऐसी होगी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में देवजीत की टूटी उम्मीदें गूंज रही थीं। अगली सुबह रोज की तरह देवजीत जल्दी उठ गया। गुरुद्वारे जाने से पहले उसने रूपाली को जगाने की कोशिश की, पर रूपाली ने झुंझला कर कहा, क्या हुआ? इतने सुबह सुबह क्यों उठा रहा है? सोने दे मुझे। जब मुझे उठना होगा मैं खुद ही उठ जाऊंगी। तू जा, जहां भी जाना है। रूपाली के इस लहजे और तू कहकर बात करने से देवजीत का मन खिन्न हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे छोड़कर अकेले ही गुरुद्वारे चला गया। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद भी देवजीत का मन बेचैन था। लौटते समय उसके मन में यही चल रहा था कि शायद रूपाली अब तक उठ चुकी होगी, रसोई में नाश्ता बना रही होगी, और वह जाकर उसकी थोड़ी मदद कर देगा। साथ ही यह भी सोचा कि गुरनाम भी आ गया होगा, उसे स्कूल छोड़ना है। घर पहुंचकर उसने देखा
गुरनाम आज बाहर सीढ़ियों के पास बैठा था, जबकि रोज की तरह घर के अंदर खेल नहीं रहा था। देवजीत ने पूछा, क्या हुआ गुरनाम, अंदर क्यों नहीं गया? काफी मनाने के बाद गुरनाम बोला, मामा जी, मुझे मामी जी ने डांटा। उन्होंने कहा, सुबह सुबह क्यों तंग करने आ गया, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब से मैं सुबह सुबह ना आऊं और अपनी मम्मी से कहूं कि वो ही मुझे स्कूल छोड़ दिया करे। ये सुनकर देवजीत का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उसे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए गुरनाम को प्यार से समझाया, अरे नहीं बेटा, मामी शायद थकी हुई होंगी, तुम उनकी बात का बुरा मत मानो, चलो मैं तुम्हें आज भी स्कूल छोड़ देता हूं। रास्ते में देवजीत ने गुरनाम को मनाने के लिए उसकी पसंदीदा आइसक्रीम दिला दी। बच्चा था, आइसक्रीम से ही बहल गया और मुस्कुराने लगा। देवजीत जब दोबारा घर लौटा तो उसने रूपाली को आवाज दी, रूपा जी। रूपाली, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने लगभग 5-6 बार आवाज लगाई, पर रूपाली की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। पहले उसने रसोई में देखा, वहां कोई नहीं था। फिर कमरे में देखा, वो भी खाली था। आखिर में वह छत पर गया और वहां उसने रूपाली को मोबाइल पर किसी से हंस हंस कर बातें करते हुए देखा। देवजीत उसके करीब पहुंचा। रूपाली ने जैसे ही उसे आते देखा, कॉल तुरंत काट दी और बोली, ऐसा क्या हो गया जो इतनी बार बुला रहे थे और अब जासूसी करने छत पर भी आ गए? देखो ये लो मेरा मोबाइल, मैं मेरी सहेली प्रियंका से बात कर रही थी। रूपाली ने मोबाइल स्क्रीन आगे बढ़ाई, जिसमें लास्ट कॉल डॉक्टर प्रियंका लिखा था। देवजीत ने शांत स्वर में कहा, मैं आपकी जासूसी क्यों करूंगा, मैं तो बस इसलिए आपको ढूंढ रहा था क्योंकि जब मैंने बार बार आवाज दी तब भी आपने कोई उत्तर नहीं दिया। और गुरनाम को आपने क्यों डांटा? वो बच्चा रोज स्कूल जाने से पहले यहां आता है और मैं ही उसे छोड़ने जाता हूं। बच्चे को आपने क्यों डांट दिया? रूपाली ने तीखे स्वर में कहा। क्यों? बच्चे का घर है, उसकी माँ है। क्या तू उसके बेटे का ड्राइवर है जो हर रोज उसे स्कूल छोड़ने जाएगा? अगर ड्राइवर की नौकरी करनी है तो कर, पर मेरी नींद खराब मत किया कर। उसकी बातों ने देवजीत के सब्र को तोड़ दिया। अब तक चुप रहने वाला देवजीत पहली बार ऊंची आवाज में बोला, पहले अपनी जुबान ठीक कीजिए। ये तू तड़ाक क्या लगा रखा है आपने? मैं आपको पूरा सम्मान दे रहा हूं और आप तू पर उतर आई हैं। अगर आपने अब से दोबारा तू कहा तो ठीक नहीं होगा, समझ लीजिए आप। और वो बच्चा, वो सबकी जान है, मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा है। उसे आज के बाद कभी भी यूं बेवजह मत डांटिए, समझ में आया आपको? देवजीत की बात सुनकर रूपाली का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने और भी उग्र रूप धारण कर लिया। गुस्से में आकर उसने अपने सुहाग की निशानियां चूड़ा तोड़ दिया और गले से मंगलसूत्र उतारकर जमीन पर फेंक दिया। ये रूप रूपाली का देवजीत ने अपनी कल्पना में भी कभी नहीं सोचा था। उसके लिए यह क्षण किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। देवजीत स्तब्ध रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी जबान को काट लिया, जैसे खून का घूंट पी लिया हो, ताकि पति पत्नी के बीच और कोई क्लेश न बढ़े। अभी तो शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए थे और रूपाली ने अपने ही हाथों से उस शादी की पवित्रता की निशानियों को तोड़ डाला था। देवजीत के भीतर कुछ चटक गया था, पर वह उसे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो रूपाली इस हद तक चली गई। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसकी नजर बरामदे में खड़ी सरबजीत पर पड़ी। उसकी बहन, वह एक बुत की तरह खामोश खड़ी थी, मानो उसने ऊपर की सारी बातों को सुन भी लिया था और देख भी लिया था। देवजीत अभी कुछ कहता, उससे पहले ही सरबजीत ने उसकी ओर एक गहरी नजर डाली और बिना एक भी शब्द बोले हवेली से बाहर निकल गई। देवजीत वहीं सीढ़ियों पर ठिठका रह गया, जैसे किसी तूफान के बाद सब कुछ बिखर चुका हो। अगले दिन से गुरनाम ने हवेली आना बंद कर दिया। ना तो सरबजीत कौर और ना ही उनके पति सुखविंदर भाटिया कभी घर आए। अब वे केवल दोपहर के वक्त रेस्तरां जाती थीं। जब तक देवजीत वहां नहीं पहुंचता तब तक सारा काम संभालती और फिर देवजीत को जिम्मेदारी सौंपकर चुपचाप चली जाती। ना वो कभी रूपाली से मिलती, ना ही रूपाली कभी उनके पास जाती। देवजीत 3 दिन तक ये सब देखता रहा।
फिर एक दिन वह खुद सरबजीत के घर गया। वहां पहुंचते ही उसने पूछा, बहन, गुरनाम हवेली क्यों नहीं आ रहा? अब तो रात को भी साथ में खाना नहीं खाता, न ही आप लोगों की कोई खबर रहती है। सरबजीत ने शांत पर ठहरे हुए स्वर में कहा, वीर जी, अब आपकी शादी हो चुकी है और शायद भाभी को यह सब पसंद नहीं कि हम या गुरनाम आपके पास आए। अब आप ही संभालिए हवेली को और हमारे पिंड वाले जायकों को। गुरनाम की माँ अभी जिंदा है और अब से वो कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। भाभी से कह दीजिए उसका बेटा अब रोज स्कूल जाने के लिए हवेली नहीं आएगा। अगर आपको गुरनाम से मिलना हो तो यहीं आइए, उसके अपने घर में। देवजीत समझ गया कि ये रूपाली द्वारा रची गई चाल का पहला परिणाम था। एक हंसता खेलता घर अब दरारों से भरता जा रहा था। रूपाली की बातों और व्यवहार से सरबजीत के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी। देवजीत ने सरबजीत को बहुत मनाया, कहा, बहन जी, माफ कीजिए, रूपाली से गलती हो गई, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन सरबजीत मुस्कुराई नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, वीर जी, आप हमारे घर आते रहिए। क्या हुआ अगर भाभी को हम पसंद नहीं, पर हम तो हमेशा आपके रहेंगे। देवजीत भारी मन से घर लौटा। उस दिन रेस्तरां का काम खत्म करके जब वह कमरे की ओर गया तो दरवाजे पर ही रुक गया। भीतर से रूपाली की आवाज आ रही थी। वह किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। रूपाली कह रही थी, हाँ, बस 2 महीने और मैं वहां आ जाऊंगी। अब कुछ दिन यहां रुकना है तुमसे दूर, लेकिन ज्यादा देर नहीं। एक कांटा तो निकाल ही दिया है, अब गमला अकेला और खाली पड़ा है, उसे भी तोड़ दूंगी, फिर कोई नहीं रोक सकेगा हमें। ये बातें सुनकर देवजीत सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने सरबजीत का चेहरा घूम गया। क्या रूपाली उसी के लिए कांटा कह रही थी और गमला कहीं वो खुद तो नहीं? उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसने शादी करने में जल्दबाजी कर दी। उसे अब पछतावा होने लगा। उसने किसी को समय ही नहीं दिया, न ही किसी की पृष्ठभूमि को समझा। उसी रात देवजीत ने कागज और कलम उठाया और खुद से एक ईमानदार बात शुरू की। पहली गलती, मैंने रूपाली का बैकग्राउंड ठीक से नहीं देखा, न यह जाना कि उसका परिवार कौन है, कहां से है। दूसरी गलती, मुझे नहीं मालूम कि उसने 12वीं कब पास की, किस स्कूल से, ग्रेजुएशन कहां से और किस विषय में किया। तीसरी गलती, उसके दोस्त कौन हैं, उसकी सहेलियां कौन हैं, मुझे नहीं पता। और ऐसे ही वह अपनी नासमझियों की एक सूची बनाने लगा। उसे अब समझ में आ रहा था कि जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। समझदारी, सतर्कता और सच्चे रिश्तों की परख भी उतनी ही जरूरी होती है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।